स्वागत है बच्चों आपका ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह। हम चर्चा कर रहे थे कक्षा 12 के इतिहास विषय पर। इससे पहले हमने जाना भारत के वैभवशाली इतिहास के बारे में। आज हम एक नई इतिहास के पृष्ठ को देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। देखिए, बात है कुछ 2300 साल पुरानी। एक छोटा सा बालक एक अपने ग्रुप के साथ खेल रहा था। इतना अच्छा खेल रहा था, एक राजा के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहा था। उसी समय एक ब्राह्मण, एक आचार्य वहां से गुजरे। उन्होंने उस बच्चे की प्रतिभा को देखा और निर्णय कर लिया कि इसी बच्चे को मैं हिंदुस्तान का सम्राट बनाऊंगा, हिंदुस्तान का पहला सम्राट। तो कौन था ये बच्चा? कहानी को शुरू से देखते हैं। देखिए, 16 महाजनपदों का उदय हो चुका था और मगध भारत के सबसे शक्तिशाली महाजनपद, इस पर हर्यक वंश का आगमन हो चुका था। हर्यक वंश, इसने बहुत समय तक मगध पर अपना राज किया, किंतु इसके बाद क्या आया? इसके बाद हर्यक वंश भी अस्त हो गया। फिर और वंश आए, लेकिन सबसे अंत में इसमें आया हमारी कहानी के क्रम में, वो था महानंद वंश। माफ कीजिए, नंद वंश। नंद वंश के राजा बहुत सारे, लेकिन इसका अंतिम राजा माफ कीजिए, इसका अंतिम राजा धनानंद। धनानंद बहुत ही आमोद प्रमोद में रहने वाला व्यक्ति, किसी को कुछ नहीं समझने वाला। देखिए, राज्य के निर्माण का परम उद्देश्य होता है एक अच्छी सरकार बनाना। वो सरकार जो राज्य के लोगों के हितों के लिए काम करे। ये हित क्या क्या हैं? चाहे ये शिक्षा से जुड़े हो, बेहतर शिक्षा देना, चाहे ये स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े हों, चाहे ये बेहतर शासन व्यवस्था की बेहतर अधिकारी हों, भ्रष्टाचार ना हो, बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था हो, उससे जुड़े हुए। यहाँ राज्य की न्याय व्यवस्था, जिसने अपराध किया उसको बेहतर सुनिश्चित तरीके से दंड मिल सके, ठीक है ना। और इसके अलावा राज्य की बाहरी सुरक्षा, बाहरी लोगों से, बाहरी आक्रमणकारियों से सुरक्षा, ताकि वो राज्य की धन संपदा को न लूट लें। मगध सबसे ज्यादा, सबसे महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र की भूमि, आपको पहले भी बता चुका हूं। उस समय सत्ता का केंद्र दिल्ली न होकर मगध था। मगध जो आज का लगभग बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा। अब क्या था आगे? महापद्मानंद बहुत ही क्रूअल, बहुत बुरा शासक। बुरा शासक कैसे? सारा दिन आमोद प्रमोद में रहने वाला, किसी की भी न सुनने वाला, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था पर उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। तो इसी बीच क्या आए? इसी बीच आए आचार्य चाणक्य। चाणक्य कह लीजिए, विष्णुगुप्त कह लीजिए, कौटिल्य कह लीजिए, असंख्य नाम है इनके। ये आए, इन्होंने उस स्थिति को देखा। उन्होंने देखा कि कैसे इस व्यक्ति ने त्राही त्राही मचा रखी है ना। अब बच्चों, एक सामान्य सी बात है कि अगर राजा भ्रष्टाचारी होगा तो उसकी प्रजा भी वैसी ही हो जाएगी। यानी प्रजा राजा की प्रतिबिंब होती है, उसकी छाया होती है ना। तो अगर राजा इस तरह से बुरा व्यवहार कर रहा है, उसका राज्य में ध्यान नहीं है, तो उसके अधिकारी भी वैसे उसी तरह के हो जाएंगे, भ्रष्ट, किसी की सुनेंगे नहीं, है ना। भ्रष्टाचार भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। तो चाणक्य आए। चाणक्य तक्षशिला में रहने वाले एक अध्यापक थे। और तक्षशिला कहां पर है? तक्षशिला किसकी राजधानी था? हमने पढ़ा था, तक्षशिला थी गांधार की राजधानी। तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो थी, विश्वविद्यालय था, वहां पर एक प्रोफेसर के पद पर तैनात थे चाणक्य। अब चाणक्य की बात कर लें। चाणक्य कौन थे? 350 ईसा पूर्व लगभग। हालांकि हमें कुछ ऐसा पक्का प्रमाण तो नहीं पता कि इनका जन्म इसी समय हुआ था, लेकिन मानते हैं कि इसी समय हुआ था। तो बचपन में ही ये देखने में बहुत ज़्यादा मेधावी, प्रतिभाशाली थे। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन किया, बहुत सारे ग्रंथ लिखे भी, और उसमें मुख्य ग्रंथ था एक अर्थशास्त्र।
अर्थशास्त्र बेसिकली एक राजनीति से प्रेरित ग्रंथ था। ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ इकोनॉमिक्स का हो, हाँ कुछ बहुत था इकोनॉमिक्स के बारे में, बिल्कुल वैसा नहीं। उसके अलावा राज्य कैसा होना चाहिए, एक राजा कैसा होना चाहिए, उसके कर्तव्य क्या है, एक अच्छे राज्य निर्माण के लिए किन किन संरचनाओं का, किन किन समितियों का होना आवश्यक है, ये सभी कुछ अर्थशास्त्र में लिखा गया था। तो बात आती है फिर से वहीं पर चाणक्य और धनानंद पर। धनानंद जो कि नंद वंश का शासक था। तो उस समय एक और बहुत बड़ी चीज होती है, यूनान, ग्रीक। यहां का एक व्यक्ति, एक राजा जो विश्व विजय का सपन लेकर, अपने मन में सपना लेकर निकल पड़ा है। 7 वर्ष के करीब हो चुके हैं उसको युद्ध करते करते। तो उस समय क्या होता है, ऐसी मान्यता है, हालांकि हमारे पास सोर्स कुछ ऐसे भी है कि उस समय ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन मानते हैं कि चंद्रगुप्त से पहले जो यूनान का राजा था सिकंदर महान भी कहा जाता है ऐसे, वो भारत की ओर बढ़ रहा था। और इसी चिंता को लेकर चाणक्य गए धनानंद के पास कि आप इसका कुछ सुधार कीजिए, और धनानंद ने उन्हें उनकी बेइज्जती करके उन्हें भेज दिया। लेकिन कुछ ऐसे भी बात आती है जो ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा विश्वसनीय है, कि अर्थशास्त्र से लिखने से पहले कि चाणक्य और उसके कुछ और उसके जैसे विद्वान, कुछ पंडित, कुछ आचार्य है, इन सभी की मुलाकात हुई धनानंद से उसके राज दरबार में। ये मुलाकात कैसी थी, चाहे तो औपचारिक हो चाहे किसी काम से हो। तो धनानंद को चाणक्य की चाहे बोली हो, चाहे उसकी नीति हो, चाहे उसका व्यवहार, बात करने का तरीका या जो भी हो, पसंद नहीं आया। तो उसने उठवाकर चाणक्य को महल से बाहर फेंकवा दिया। उस समय जो चाणक्य थे उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली। वो प्रतिज्ञा क्या थी, उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक वो इस धनानंद का सर्वनाश नहीं कर देगा तब तक वह अपनी शिखा नहीं बांधेगा। शिखा उसकी चोटी। अब क्या था मांझा, धनानंद के राज्य, उसकी प्रशासनिक व्यवस्था से त्रस्त, उसके आमोद प्रमोद, उसके अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण बहुत ही अव्यवस्था आ चुकी थी। और एक प्रोफेसर, एक शिक्षक को तो हमेशा ही रहता है कि जो समाज है उसका सुधार हो, उसमें अच्छे गुण हो। तो बच्चों क्या था कि चाणक्य ने भी यही बातें की और धनानंद को ये बातें पसंद नहीं आई, उसको बाहर निकाल दिया। तो फिर क्या हुआ, वो जा रहा था और उसने एक बालक देखा। वही बात जो हम कहानी के शुरू में कर रहे थे, एक बालक जो खेल रहा था अपने मित्रों के साथ एक राजा बनकर। उसकी इतनी अच्छी प्रशासनिक व्यवस्थाएं देखकर चाणक्य भी दंग रह गया। ये चाणक्य वही था। वो बालक कौन था, वो बालक था चंद्रगुप्त मौर्य। वो किस तरह से एक राजा बनकर सभी को संभाल रहा था, एक अच्छा राजा होने का संकेत दे रहा था। चाहे वो बालक था, अभी उसको कुछ नहीं पता था, एक अबोध बालक था, लेकिन चाणक्य ने उसकी प्रतिभा को पहचान लिया और मन ही मन ये बात को धारण कर लिया कि ये बालक आगे जाकर भारतवर्ष का, अखंड भारत का सम्राट बनेगा। अब अखंड भारत क्या है, देखिए भारत में थे 16 महाजनपद, ये हमें पता है। तो 16 महाजनपद में कहीं ना कहीं उनमें फूट थी, आपसी समन्वय का अभाव था। इसके कारण बहुत बार ऐसी स्थितियां आई कि विदेशी आक्रमणकारियों का भारत पर हमला करने का भय रहता था। दूसरा, उनमें आपस में टकराव चलता था जिससे कि बहुत से संसाधनों की हानि होती थी। जैसे अब कभी युद्ध हुआ दो राज्यों में तो सेनाओं का नुकसान होगा, लोग मरेंगे, आम लोग मरेंगे, सैनिक मरेंगे, अशांति और भय का माहौल रहेगा। इसके कारण चाणक्य ने मन ही मन ये सोच लिया था कि वो एक अखंड भारत का निर्माण करेंगे। और उस अखंड भारत का राजा कौन बनेगा, चंद्रगुप्त मौर्य, राजा नहीं सम्राट। ठीक है ना बच्चों। तो इसी क्रम में वो चंद्रगुप्त को लेकर तक्षशिला आ गया, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में जहां पर वो खुद पढ़ाता था। उसके बाद तक्षशिला यूनिवर्सिटी में उसने उसका एडमिशन करवाया, उसको छात्रवृत्ति दिलवाई और पढ़ाना शुरू कर दिया तथा लगभग 8 वर्षों तक चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अच्छी व बेहतर शिक्षा दी। किस चीज की शिक्षा,
चाहे वो ग्रंथों से जुड़ी हो, चाहे वो सैन्य शिक्षा से जुड़ी हो, चाहे वो डिप्लोमेसी या राजनीति से जुड़ी हो, हर चीज में उसको पारंगत बनाया और अंत में अब वो मगध पर हमला करने को तैयार थी। लेकिन एक बात, अबे हम इसको रोकना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य, इसके बारे में हम कुछ जानते हैं, ये कौन था? हालांकि हमारे पास इसके कुछ ज़्यादा जो सोर्स है वो उपलब्ध नहीं है कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, लेकिन एक ग्रंथ है हेमचंद्र के द्वारा रचित परिशिष्ट निर्वाण। हेमचंद्र का ग्रंथ है तो इससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व हुआ था। हालांकि इस आंकड़े में कितना दम है इसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते, फिर भी मानते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य एक यतीम था, उसके पिता भी नहीं थे और उसकी माता, कुछ स्रोतों में मानते हैं कि उसकी माता का निधन हो चुका था और कुछ स्रोतों के अनुसार वो माता बिछड़ चुकी थी। उसको पाला था एक ग्वालों के परिवार ने, ग्वालों के कबीले ने, ठीक है ना। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य को देखते ही चाणक्य उसका कायल हो चुका था। उसने ये मन ही मन धारण कर लिया था कि अब इसको राजा बनाऊंगा। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ये क्या था? ये भी एक प्रतिभाशाली बालक था। कुछ लोगों ने दावा किया है कि ये क्षत्रिय था और कुछ ने दावा किया कि ये शुंग था। हालांकि इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। अब चाणक्य ने शुरू कर दी चंद्रगुप्त मौर्य को सीख देनी कि हमने किस प्रकार राजा बनना है। लेकिन एक इतना बड़ा मगध साम्राज्य है, क्या उसको सीधे से टक्कर देना आसान है? एक साम्राज्य, एक ऐसा महाजनपद जिसकी ख्याति दूर दूर तक है, जिसके व्यापार का कोई भी सानी नहीं है, एक ऐसा साम्राज्य, एक ऐसा महाजनपद जिसके पास हथियारों की कोई भी कमी नहीं है, उसकी फौज विश्व में मानी हुई फौज है, क्या उससे सीधे टक्कर लेना आसान है? लेकिन कुछ स्रोतों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत ही कम अपने विश्वसनीय लोगों के साथ हमला कर दिया। कहां? मगध पर। लेकिन वो इस हमले में नाकामयाब रहे, उनको बंदी बना लिया गया। कहां पर? मगध साम्राज्य में, उन्हें और चाणक्य दोनों को। तो कुछ ऐसे भी वर्णन मिलते हैं कि एक समय ऐसा आ गया कि चंद्रगुप्त मौर्य बहुत ही भूखा था। तो एक उनके जो आचार्य थे चाणक्य, उन्होंने किसी एक अन्य ब्राह्मण जो अभी फुल पेट भर के खाना खा के आया था, उनका पेट काटकर चंद्रगुप्त को भोजन करवाया। अब मामले में कितना सच है ये तो हमारे इतिहासकार ही बता सकते हैं, लेकिन ऐसा उल्लेख मिलता है। अब किसी तरह ये मगध की जेल से भागने में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य कामयाब रहे। अब इन्होंने सोच लिया कि सीधे हमले करना मूर्खता है। तो क्या हुआ? वो गए पश्चिम की ओर। पश्चिम कहां पर? हम भारत के नक्शे पर गौर करेंगे। हालांकि आपको भारत का नक्शा, विश्व का नक्शा अच्छी तरह से समर्ण होना चाहिए। तो ये है हमारा लगभग कश्मीर का क्षेत्र, जो आज का भारत है ना। इस तरह से है ना भारत का। ये है नेपाल, ये सिक्किम, ये भूटान, इस तरह से ये कुछ है। ठीक है ना बच्चों। तो यहां पर था मगध और लगभग यहां पर थी तक्षशिला। ठीक है, यहां पर कुरु, यहां पर मत्स्य है। ठीक है ना, इस प्रकार के राज्य थे। यहां पर अवंती,
यहाँ पर वज्जी, इस तरह से महाजनपद थे। अब मगध यहाँ पर पश्चिम का क्षेत्र, यहाँ से निकलती एक मुख्य नदी सिंधु नदी। अपने बात की थी ना सिंधु घाटी सभ्यता की, इसी इसकी सहायक नदियां। अब देखिए जो ज्यादातर विश्व के हमले हुए थे भारत पर वो पश्चिम से हुए थे, क्योंकि पूर्व में हिमालय पर्वतमाला थी, यहाँ पर आज भी है ना हिमालय पर्वतमाला। तो उस समय भारत क्या था, भारत हिमालय से नीचे का हिस्सा, ये आज का जो म्यांमार है, बांग्लादेश है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा पुराने प्राचीन भारत का हिस्सा था। ठीक है ना बच्चों। तब जो भी हमले होंगे वो यहाँ से होंगे। उस समय इतने कोई पुलों की व्यवस्था तो थी नहीं, तो नावों से ही अस्थायी पुल बनाकर आमतौर पर सेनाएं पार किया करती थी। तो उस समय क्या हुआ कि पश्चिम से सिकंदर का आक्रमण भारत पर हो गया। तो उस समय यहाँ पर था गांधार, गांधार की राजधानी है तक्षशिला, जहां पर आचार्य चाणक्य प्रोफेसर हैं। ठीक है ना बच्चों। तो हमला हो गया, तो जो अपना चंद्रगुप्त था वो यहाँ पर गया सिकंदर के पास। ऐसा माना जाता है कि सिकंदर की सेना में वो भर्ती भी रहा और कुछ समय वहां पर काम भी किया, लेकिन विद्वानों में इसके लिए मतभेद हैं। तो अंत में क्या हुआ कि उसने जब सिकंदर वापस लौट गया, सिकंदर ने लगभग 7 वर्ष युद्ध किया। उसके बाद जो उसके सेना थे, उसके सैनिक थे, वो जवाब दे चुके थे कि भाई साहब अब हमसे लड़ाई नहीं होती। तो सिकंदर वापस लौट गया। अब उसके पीछे कोई भी कहानी हो, कुछ लोग मानते हैं कि वो रास्ते में किसी ने उसको जहर दे दिया, कुछ लोग ये मानते हैं कि उसको मलेरिया हो गया, जो भी कारण हो वो मर गया। ठीक है ना। तो उस समय के यहाँ पर कुछ राजा थे, जैसे पोरस, आज का जो पंजाब का क्षेत्र है वहां पर लगभग मानते हैं कि राजा पोरस थे, अत्यंत बहादुर राजा थे। उन्होंने सिकंदर का पूरे मजबूती से सामना किया। सिकंदर लगभग हारने वाला था, लेकिन तब उसने अपनी जो राजनीतिक चालों से पोरस को हरा दिया। लेकिन यह कोई निर्णायक युद्ध नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि उन्होंने बहुत नुकसान किया हो। सिकंदर भी जानता था कि इतने दूर अपने यूनान देश से भारत पर राज करना मुश्किल है, हो सकता है इसलिए वो वापस चला गया हो। ठीक है ना बच्चों। तो विश्व विजय का सपना लिए सिकंदर आया था, वो लौट चुका था। लेकिन अब जो यहाँ पर छोटे छोटे राज्य थे, ठीक है ना, इन पर सोचा कि चंद्रगुप्त ने पहले इन पर अधिकार किया जाए, फिर कुछ फौज या ताकत मिल जाएगी, उसके बाद मगध पर आक्रमण करेंगे। तो उन्होंने इन छोटे छोटे प्रदेशों को जीतना शुरू कर दिया। पंजाब जीता। पंजाब जीतने के बाद उसने अपने कुछ पहाड़ी राजा थे उनकी मदद ली, उनको ये भरोसा दिया कि हम एक अखंड भारत का निर्माण करेंगे। हालांकि बाद में जो भी हुआ हो उस पर कब्जा कर लिया, वो बात की बातें हैं, है ना बच्चों। इस ये राज्य जीतकर, एक पंजाब राज्य को जीतकर वो गए मगध। मगध पर आक्रमण किया। धनानंद हार चुका था। अब इसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य वो आ चुका था 322 ईसा पूर्व। अब चंद्रगुप्त मौर्य का राज तिलक हो चुका था। देखिए बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य बनाने वाला, यानी कि एक सम्राट बनाने वाला कौन था? आचार्य चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, जो भी कह दें हम। तो इतनी जो डिप्लोमेसी, इतनी राजनीति का जानकार चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे विश्वास पात्र, उसको इस पद तक लाने वाला चाणक्य। अब चाणक्य का क्या रोल रहा? चाणक्य बना प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कहां पर बना? मगध का। और चंद्रगुप्त मौर्य बना राजा। ठीक है बच्चों, चंद्रगुप्त मौर्य बना राजा। इनका प्रशासन शुरू हुआ। बेहतर प्रशासन, इतना अच्छा प्रशासन जो अभी तक इतना करप्ट हो चुका था। देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि जैसा राजा होगा वैसे उसकी प्रजा, वैसे उसके अधिकारी हो जाएंगी। अब धनानंद एकदम भ्रष्ट था, अमोद प्रमोद में रहने वाला, बुरे काम करने वाला, गलत आते थे उसको। तो इससे जनता त्रस्त हो चुकी थी और अधिकारियों की उंगलियां घी में थी।
कैसे कि वो जनता से मनमाना कर वसूलते थे, उन पर अत्याचार करते थे। शासन व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, समाज में जो पुलिस रहती थी उसका भी बुरा हाल था। हालांकि पुलिस की सबसे पहले स्थापना जो की थी, ऐसा रिकॉर्ड है कि वो चंद्रगुप्त मौर्य था। सबसे इससे पहले क्या था कि जो सेना थी, जो राज्य के बाहरी हमलों से राज्य की हिफाजत सुरक्षा करती थी, वही पुलिस का काम भी करती थी। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य आया, उसने पुलिस और सेना को अलग अलग किया। ठीक है ना बच्चों। अब चंद्रगुप्त मौर्य, इसका सिंहासनारोहण हो चुका है। इसने सबसे पहले बेहतरीन शासन व्यवस्था की स्थापना की। दूसरी बात देखिए, सभी जगह विद्रोह हो रहा था, क्योंकि ऐसा था नहीं, इतना बड़ा देश है, अब इतनी कोई एक ये तो नहीं है कि आज का समय कि अगर कोलकाता में कोई बात हो जाए तो 1 मिनट में दिल्ली तक पहुंच जाएगी बात। वो सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, रेडियो है, बहुत सी चीजें हैं, सैटेलाइट के द्वारा संचार है, असंख्य साधन है कि सूचना इतनी जल्दी पहुंच जाएगी। लेकिन पुराने समय में ऐसा नहीं था, सूचना जाने में समय लगेगा। ट्रांसपोर्ट ये थी नहीं कि हवाई जहाज थे। तो उसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने सभी राजाओं से हाथ मिलाना शुरू किया। ठीक है, उनको अपने अपने प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त किया। जैसे 16 महाजनपद, उनको मान लीजिए चंद्रगुप्त ने एक राज्य एक दागे में पिरो लिया, तो उसने अपने कुछ विश्वसनीय लोगों को उन राज्यों को प्रशासक नियुक्त किया। यानी कि जैसे कि पंजाब, अब पंजाब क्षेत्र है जो वो बिहार से बहुत दूर है, जो पाटलिपुत्र था, जो उस समय मगध था, उससे दूर था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने किसी विश्वसनीय को वहां पर बिठाया और वहां का गवर्नर या वहां का प्रशासक बना दिया। ठीक है ना बच्चों, इस तरह वो उसने अपना बेहतरीन शासन स्थापित किया। अब इसके बाद बात आई चंद्रगुप्त मौर्य के पुराने साथी, किसकी? सिकंदर की। सिकंदर खुद तो मर चुका था, लेकिन उसका एक सेनापति था सेल्यूकस। सेल्यूकस था सेनापति अलेक्जेंडर का। किसका? सिकंदर का, अलेक्जेंडर का। तो सेल्यूकस भी अपने पश्चिमी देशों पर अधिकार किए हुए था, लेकिन इतनी दूर यहाँ की भौगोलिक स्थितियां वो जानते नहीं थे, कैसी जलवायु है इसके बारे में पता नहीं था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस या सिकंदर के द्वारा जीते हुए प्रदेशों पर भी अपना अधिकार करना शुरू कर दिया। इससे सेल्यूकस का अभी ये क्या पंगा है, वो आ गया, उनमें लड़ाई होने शुरू हो गई। फिर उन्होंने सोचा कि भाई साहब आप अपने क्षेत्र में रहिए, हम अपने क्षेत्र में रहेंगे, हम आपस में कोई लड़ाई नहीं करेंगे। उनमें एक संधि साइन हुई, एक ट्रीटी हुई। अब देखिए, ऐसा ही चाहता था चंद्रगुप्त भी यही चाहता था कि हम बाहर किसी से दुश्मनी मोल ना लाएं, किसी से लड़ाई ना करें, है ना। लड़ाई का क्या समाधान है, कोई भी उसका हल नहीं है। हाँ, हम अपने राज्य में रहें, अपने लोगों को खुश रखें, यही पर्याप्त है, और यही चाहता था सेल्यूकस। तो दोनों ने एक संधि की। उस संधि के तहत क्या हुआ, सेल्यूकस अपने राज्य में रहेगा, ये अपने राज्य में रहेगा, एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। दूसरी बात, चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी किसको? सेल्यूकस को उपहार में दिए। और सेल्यूकस ने किया, अपनी पुत्री थी हेलेना, हेलेना का विवाह किससे किया? चंद्रगुप्त मौर्य से। अगली बात, सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज, उसको कहां पर भेजा? चंद्रगुप्त मौर्य के पास। और मेगास्थनीज की क्या खासियत थी? उसकी पुस्तक थी इंडिका। अब इंडिका पुस्तक से हमें मेगास्थनीज और चंद्रगुप्त मौर्य, उस समय के मौर्य साम्राज्य, भारत की भौगोलिक दिशा, राजनीतिक व्यवस्था, उसके बारे में कितना कुछ जानने को मिलता है ना बच्चों। तो इस तरह से ये सब था। अब बच्चों बात आती है चंद्रगुप्त के मौर्य के बाद में क्या हुआ या उसका अंत कैसा था। हालांकि एक बात रह गई अपनी, चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले आते ही प्रशासनिक सुधार किया, ठीक है ना। हर विभाग का एक मुखिया बनाया, ठीक है, हर विभाग का मंत्री बनाया, एक अच्छे संघीय ढांचे का निर्माण किया जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। अब विकेंद्रीकरण से हमारा आशय क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं।
सबसे पहले तो इनकी थी संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था का जो आज भी हमारे संविधान में जो व्यवस्था ली गई है वो है संघीय व्यवस्था की, जो शासन का केंद्र होगा वो राजधानी में होगा। ठीक है ना बच्चों। इसके बाद संघीय व्यवस्था के बाद उसका प्रमुख योगदान था वो था एक अच्छे ब्यूरोक्रेसी का निर्माण, एक अच्छे प्रशासनिक तंत्र का निर्माण। उसने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया। कैसे? उसने लगभग हर महाजनपद या हर मुख्य शहर, हर राज्य में एक गवर्नर की नियुक्ति की। ठीक है। हर विभाग को अलग अलग मंत्रालयों में, हर मंत्रालय को अलग अलग विभागों में बांटा गया, समितियां बनाई गई। ठीक है ना बच्चों। जैसे कि समिति में, जैसे कि सेना में, अब सेना में कई विभाग होते हैं। गोला बारूद का अलग विभाग है, तलवारों का अलग विभाग है, पैदल सैनिकों का अलग विभाग है, हाथियों पर सवार सैनिकों का और है, रथों वाला अलग है, रथ यात्रियों का अलग है, घोड़ों वाला अलग है। ऐसे अलग अलग विभाग हैं। सभी की कमेटियां बनाई, समितियां बनाई। हर समिति में लगभग 5 लोग थे और ऐसी 6 समितियां बन गई। ये समितियां मिलकर राजा को उसका देती हैं, सलाह देती हैं। ठीक है ना। अब हम कह सकते हैं कि जहां पर चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु चाणक्य था, चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में और अर्थशास्त्र में एक बेहतरीन और एक मानक राज्य की परिकल्पना की थी कि एक राजा, एक राज्य कैसा होना चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने शिष्य, अपने परम शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाए गए राज्य में भी इस चीजों को लागू करेगा। ठीक है ना बच्चों। तो वो सभी चीजें लागू हुई। बेहतरीन प्रशासनिक व्यवस्था का अनुपम उदाहरण यहाँ पर देखने को मिलता है। अब देखिए इसका एक इम्पैक्ट देखिए कि उस समय में जो था ना जिला कलेक्टर, उसको कहते थे महात्या। ठीक है ना। तो उसका उल्लेख आज भी बिहार में मिलता है। ठीक है ना बच्चों। बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा दौर था, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी, कितना अच्छा काम था। तो उस समय का जो जिला कलेक्टर था, आज का जिला कलेक्टर है, उसे कहा जाता था समाहर्ता। ठीक है ना बच्चों। ये कुछ था। अब दूसरी बड़ी बात, उसने कनेक्टिविटी पर बहुत ज्यादा जोर दिया, सड़क निर्माण कार्य किया। ठीक है बच्चों। सड़क निर्माण कार्य किया और ये माना जाता है कि उसने देहरादून से लेकर और पाटलिपुत्र तक एक सड़क का निर्माण भी किया। अब बच्चों इसके बाद आता है हमारा बिंदुसार। बिंदुसार था अशोक का पुत्र। वो बना था लगभग 298 ईसा पूर्व में मगध का साम्राज्य सम्राट बिंदुसार। इसका समय था 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व। ठीक है ना बच्चों। अब हालांकि इसका इतना लंबा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, फिर भी हम मानेंगे कि ये भी एक बेहतरीन शासक था अपने पिता के समान। ये था रानी दुर्धरा का पुत्र। रानी दुर्धरा किसकी थी? चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है ना। अब देखिए एक इसमें सस्पेंस है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में निर्वाण को प्राप्त किया, अपने संथाला प्रथा से अपनी जान दे ली थी। कैसे? चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो उसने अपना लिया था जैन। पैदा हुआ था वो एक हिंदू क्षत्रिय परिवार में, क्षत्रिय में हुआ था, उसका शूद्र में हुआ था। इसमें थोड़ा सा मतभेद है। कैसे? कुछ लोग ये मानते हैं कि वो शूद्र था
ठीक है ना। लेकिन कुछ मानते हैं क्षत्रिय था। अब क्षत्रिय मानने के पीछे तर्क थोड़ा ज्यादा मजबूत है, क्योंकि चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में एक अच्छे राजा का उल्लेख किया गया है और उसमें बताया गया कि राजा तथा कथित ऊंचे कुल का होना चाहिए, ठीक है ना। और जो अगर चंद्रगुप्त मौर्य नीची जाति कहे जाने वाले समाज का हिस्सा होगा तो स्वाभाविक सी बात है उसको वो बनाएगा नहीं। हालांकि इसमें विद्वानों में इसमें मतभेद है, अलग अलग राय है। जो चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन फॉलोवर बन चुका था, उसने श्रवणबेलगोला श्रवणबेलगोला जो है आज के कर्नाटक का हिस्सा है। कर्नाटक में शहर है, बेंगलोर के पास है वहां से। तो वहां पर एक जैन, अच्छे जैन की भांति अपने अन्न जल का त्याग कर दिया। इसे कहते हैं संथारा प्रथा। अन्न जल का त्याग करके उसने मृत्यु को प्राप्त किया, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद आता है बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। इतना हालांकि उसका राज्य के बारे में जानकारी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी उसने अपने पिता के जो आदर्श थे उनको अपनाया। खास बात, चाणक्य का बहुत ही प्रिय था, क्योंकि उसके सबसे प्रिय शिष्य का पुत्र था बिंदुसार, जो आगे जाकर सम्राट बनने वाला था, ठीक है ना बच्चों। उसकी माता थी दुर्धरा। अब ऐसा मानते हैं कि अंतिम समय में दुर्धरा को किसी कारण विष मिल गया, कारण चाहे कुछ भी हो, तो उसकी मृत्यु होने वाली थी। तो चाणक्य ने उस समय उसकी माता दुर्धरा को बचाना सही नहीं समझा, क्योंकि वो मरने वाली थी। और कुछ लोगों ने, कुछ मंत्रियों ने चाणक्य के खिलाफ बिंदुसार के कान भर दिए कि इसने ही तुम्हारी माता को मारा है, बल्कि ऐसा नहीं था। तो इस चीज से जो बिंदुसार था उसका व्यवहार चाणक्य के प्रति अत्यंत बुरा हो गया। तो इससे आहत होकर उसने सब कुछ छोड़कर नीचे दक्षिण की ओर प्रस्थान कर दिया, ठीक है ना बच्चों। अब बिंदुसार का भी साम्राज्य बहुत समय तक रहा, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। बहुत से ग्रंथों में इसका उल्लेख किया गया है। अब बिंदुसार के समय में एक एंटिकोस नामक का, डायमेकस नामक का राजदूत आया था। कहाँ से आया था? वहीं से, उनके ननिहाल से। कहाँ से? यूनान से। यूनान से आया। उसने इनके जो संबंध थे उनको बेहतर करने पर बल दिया। अब बच्चों के आगे क्या होता है? बिंदुसार, उसका पुत्र था अशोक, जो आगे जाकर बना था सम्राट। लेकिन जब अशोक का जन्म हुआ तो वो इतना देखने में खूबसूरत नहीं था, तो उसको पिता का प्यार नहीं मिला, ठीक है ना। उसके पिता हमेशा उसके साथ भेदभाव करते रहते थे, उसको अच्छा नहीं मानते थे। तो देखिए, इसी में एक उसका और पुत्र था सुशीमा। अब बिंदुसार ये चाहते थे कि सुशीमा राजा बने, लेकिन अशोक ना बने, क्योंकि वो अशोक को इतना पसंद नहीं करते थे। अशोक बहुत ही बहादुर था, बहुत ही नेतृत्व क्षमता वाला व्यक्ति था, लेकिन सुशीमा एक आलसी था और एक ठीक ठाक सा बंदा था। लेकिन बिंदुसार का मन था कि वो सुशीमा को राजा बनाए, ठीक है, और बड़ा भी वही था। तो देखिए, संघर्ष तो चलता ही है। एक बार क्या हुआ, एक ज्योतिषी को बुलाया गया। ज्योतिषी को बुलाकर कहा गया कि आप बताइए कि राजा कौन बनेगा अगला। तो एक प्रतियोगिता हुई। उस प्रतियोगिता में ज्योतिषी ने इस बात को भांप लिया कि राजा बनेगा अशोक। लेकिन अगर सीधे से राजा को कह दिए कि अशोक राजा बनेगा अगला, तो बिंदुसार तो उसकी गर्दन उतरवा देंगे। किसकी हिम्मत थी कि उस समय किसी राजा के खिलाफ कोई बोल ले। तो क्या हुआ कि सुशीमा को इसके लिए उन्होंने योग्य पाया। अब एक थे राधागुप्त, कहानी में किरदार बने हैं राधागुप्त। अब जो थे राधागुप्त थे वो थे अशोक के चाणक्य। जिस प्रकार से चाणक्य ने सत्ता दिलवाने में चंद्रगुप्त मौर्य की इतनी मदद की थी, उसी तरह से राधागुप्त ने अशोक को साम्राज्य दिलाने की मदद की थी। एक बदसूरत से जिन्हें कुछ कोई पसंद नहीं करता था, लेकिन हाँ, एक राजा के पुत्र थे, इसलिए उन्हें तमाम सुविधाएं मिली थी, तमाम उनके पास नॉलेज थी, ठीक है ना बच्चों।
तो एक बार क्या हुआ कि पश्चिम में तक्षशिला के पास किसी ने विद्रोह कर दिया। देखिए तक्षशिला को तो अब चंद्रगुप्त मौर्य जीत चुके थे, तक्षशिला में विद्रोह हो गया। तो क्या था कि बिंदुसार ने अशोक को आदेश दिया कि बेटा जाओ और तक्षशिला का विद्रोह शांत करो। जो गांधार साम्राज्य था ना उस समय, गांधार महाजनपद था, जो अब चंद्रगुप्त के द्वारा मौर्य साम्राज्य में शामिल कर लिया गया था। तो अशोक को कहा गया कि आप जाइए और वहां के विद्रोह को शांत कीजिए। अब देखिए बच्चे, एक बात उन्होंने और कह दी कि हथियार नहीं लेकर जाने। क्यों? क्योंकि हमारा हिस्सा है, वहां पर हिंसा नहीं करनी। अब हथियारों के बिना कैसे विद्रोह को शांत करें? लेकिन उन्होंने जो अशोक था उन्होंने कहा ठीक है बुजुर्गों, ठीक है पिताजी, हम ऐसा ही करेंगे। तो वो चले गए। वहां पर गए तो उन्हें हथियार की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब अशोक वहां पर गए तो अशोक को वहां के लोग बहुत पसंद करते थे, उनको एक योग्य राजा बनने के लायक समझते थे। तो उन्होंने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया और विद्रोह को शांत हो गया। इसी तरह से एक बार विद्रोह फिर हो गया। अब इस बार क्या हुआ कि सुशीमा को भेज दिया गया। सुशीमा को भेज दिया तो पीछे से बिंदुसार हो गए बीमार हो गए। तो किसी न किसी उत्तराधिकारी को चुनने का समय आ चुका था, लेकिन उत्तराधिकारी किसको चुने, ये बड़ी समस्या थी। तो राजा गुप्त उन्होंने कह दिया भाई बनाओ अशोक को, लेकिन उनकी कौन मानेगा। तो तुरंत ही सुशीमा जो बड़े पुत्र थे उनको संदेशा भेजा गया कि आप तुरंत वापस आ जाइए। लेकिन संदेशा भेजने में देरी कर दी राजा गुप्त ने जानबूझकर, ताकि अशोक राजा बने। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि राजा गुप्त की बात लगभग तो कामयाब हो ही गई थी, लेकिन बाद में आकर सुशीमा ने विरोध किया उसका। अशोक ने खुद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, लेकिन बाद में सुशीमा ने आकर विरोध किया। अब हम जानते हैं कि 272 में बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उसका पुत्र आया अशोक महान। अशोक महान अपने दादा का भी दादा था। कैसे? हम चर्चा करते हैं इस पर। अशोक हालांकि विद्वानों में इसमें थोड़ा सा मतभेद है कि इसका सही समय क्या था। बच्चों ये 32, ठीक है बच्चों। अब अशोक का राज्य हो चुका था, लेकिन राज्य बनते ही कुछ समस्याएं आ गई। पहले एक उनका बिंदुसार का पुत्र, उनका चंबलाया वो पुत्र सुशीमा। अब सुशीमा कहता भाई साहब आप कैसे, राजा तो मैं बनूंगा, आप कैसे बन गए? तो इसको ठिकाने लगाने की जरूरत थी। तो क्या हुआ कि जो राजा गुप्त था उसने अशोक के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। क्या कि हम उसको बुलाएंगे युद्ध करने के लिए, या एक छोटी सी प्रतिस्पर्धा करने के लिए, सभी को दिखाने के लिए कि मैं तुमसे ज्यादा लायक हूं। तो उस समय क्या करेंगे, हम एक गड्ढा खोद लेंगे, उस पर कुछ झाड़ियां वगैरह रख देंगे, वो इसके ऊपर से आएगा, तुम हो, ये तुम्हारी तरफ आएगा, इसके अंदर गिर के मर जाएगा। ऐसा ही हुआ और जो सुशीमा था वो मृत्यु होगी, उसकी मृत्यु के घाट उतर गया। एक थ्योरी ये भी है कि अशोक के कुल 101 जो अशोक थे 101 भाई थे वो, ठीक है, यानी कि अशोक के 100 भाई थे। अब उसने अपने 99 भाइयों का वध करवा दिया था। देखिए बच्चों कुछ भी हो सकता है, कुछ रिलायबल है भी और कुछ नहीं भी। इसका ये ऐसा क्यों माना जाता है, इसके भी कुछ कारण थे। इसका कारण है एक 2 ग्रंथ, दीपवंश और महावंश। ये श्रीलंका में लिखे हुए बौद्ध ग्रंथ थे। देखिए अशोक ने एक समय के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था और वो बहुत ही दयालु बन गया था। अब दीपवंश और महावंश में ये कहा गया कि अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इससे पहले वो बहुत ही निर्दयी राजा था, बहुत ही अत्याचारी राजा था, ठीक है ना। उसकी छवि को इस तरह से दिखाया कि वो बहुत ही बुरे कर्म करने वाला था, लेकिन बौद्ध धर्म
उसने अपनाते ही उसके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव हुआ। उसके सोच में, उसके रहन सहन में, उसके प्रशासनिक व्यवस्था में, उसके युद्धों में इतना अंकुश लग चुका था, इतना सुधार हो चुका था कि वो सिर्फ और सिर्फ बौद्ध जो थिंकिंग थी, बौद्ध फिलॉसफी थी, बौद्ध दर्शन था, उसी की देन थी। ठीक है ना बच्चों? तो हो सकता है कि ये बातें बढ़ा चढ़ा कर लिखी और हो सकता है ये सत्य भी हो, लेकिन हम मान सकते हैं कि इतना बदलाव तो किसी में आएगा नहीं। था तो वो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता ही, तो कुछ ना कुछ तो उसकी बातें मानेगा ना, एक अच्छे साम्राज्य की स्थापना करेगा। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अशोक के को हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक आप इसको ध्यान से पढ़िए और जितना हो सके आप पुस्तक में से पढ़िए। धन्यवाद।